तो इस तरह से बॉल रोटेशन जो बेसिक एक्सरसाइज है वो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ, क्योंकि कोई भी एनिमेशन बनाते हैं बेसिक रूल पता होने चाहिए। तो आज आपको बॉल की रोटेशन की एनिमेशन के द्वारा सिखाना चाहता हूँ। तो ये मैंने बनाई है 24 पर सेकंड के हिसाब से। सबसे पहले मैंने बेस तैयार किया है बॉल का लुक कैसा होगा। तो ये मैं 2D में बना रहा हूँ। आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो मतलब 2D में बनाने के लिए। ये मैं ओपन टून्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो फ्री है और ये काफ़ी इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है। जिबली कहो या गिबली कहो, उस में भी ये यूज़ हुआ है। तो ये पहले मैंने शुरू के 2 पोज बना लिए, फर्स्ट और लास्ट। अब मैं मिड पोज बना रहा हूँ जो कि बॉल की रोटेशन में यूज़ होता है। और सबसे अच्छा तरीका है कि रेफरेंस भी फॉलो करते रहो और उससे आपको मदद मिलती रहती है कि कैसा लुक रहेगा, और स्टडी करने के लिए भी एक अच्छा तरीका रहता है। तो मैं 2 तरीके होते हैं, एक तो पोज टू पोज और एक स्ट्रेट अहेड। तो मैं पोज टू पोज ही बनाना प्रेफर करता हूँ। स्ट्रेट अहेड मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। स्ट्रेट अहेड होता है एक के बाद एक ड्राइंग बनाना। पोज टू पोज होता है मिड फ्रेम बनाते रहो और उसके बीच के इन बिटवीन डालते रहो। तो जैसे मैंने एक 12 फ्रेम में बनाया था, अब मैं 1 और 12 के बीच के पोज में जो एनिमेशन बनेगी, फ्रेम में जो एनिमेशन बनेगी वो मैंने ड्रॉ करी। फिर जैसे 6 फ्रेम में, तो अब 1 और 6 के बीच में जो होगा वो मैं बनाऊंगा। और 12 से 24 के फ्रेम के बीच में जो होगा उसको मैंने ड्रॉ किया है, जो 18 फ्रेम में आएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी स्पीड कितनी है। तो ऐसे बीच के जो पोज उसको बनाते जाओ, अपना आप आपकी एनिमेशन बनती जाएगी। इससे आपको एक आइडिया भी हो जाएगा कि आपकी एनिमेशन कैसे दिख रही है। ये एक तरह का ब्लॉकिंग स्टेज होती है, फिर उसको और रिफाइन करते रहो करते रहो। तो अब जैसे 1 to 6 के बीच में जो पोज आएगा उसको मैंने ड्रॉ किया है। तो ऐसे मिड फ्रेम बनाते जाओ, आपकी एनिमेशन स्मूथ होती जाएगी। जितने इन बिटवीन डालोगे उतनी एनिमेशन स्मूथ होएगी, ऐसे जर्क दिखाई नहीं देगा। इसमें बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, जितना पेशेंस लेवल आप में उतनी अच्छी एनिमेशन आपकी बनती जाएगी। आप इसको बीच में भी प्ले करके देख सकते हो कि कैसा लग रहा है। जहाँ पर भी आपको लगे कि ये थोड़ा ख़राब दिख रहा है, उस फ्रेम को डिलीट करके वापस से आप इसको बना सकते हो। 2D एनिमेशन में बस एक यही है कि हर एक फ्रेम को ड्रॉ करना पड़ता है। 3D में इतना होता नहीं है। 3D में ये है कि इन बिटवीन उसमें बन जाता है, बस उसको रिफ़ाइन करने की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप और डिटेलिंग में करना चाहते हो तो उसमें भी पर फ्रेम एनिमेशन होती हैं। जैसे अगर डिज़नी का एग्ज़ाम्पल लो तो वो पर फ्रेम लेता है। इनफैक्ट फ्रेम के बीच में भी वो कुछ फ्रेम बनाता है, तो इसलिए उनकी रियलिस्टिक एनिमेशन आती है। 3D चाहे कितना भी बना लो, लेकिन फील जो 2D में आती है वो अलग लेवल की होती है, अगर अच्छी बनाए तो। बस इसमें आपका पेशेंस लेवल चेक होता है 2D में, कि किस लेवल तक आप एक ही लाइन को कितनी बार ड्रॉ कर सकते हो।
कभी कभार तो ऐसा लगता है यार एक लाइन ड्रॉ नहीं कर पा रहे। मेरे साथ भी होता है काफ़ी बार। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका हाथ उस चीज़ को अडेप्ट कर लेगा। सबसे पहले आपको 2D के लिए अपने हाथ को फ्री रखना पड़ेगा। सर्कल बनाने की प्रैक्टिस करो, सीधी लाइन खींचो बिना स्केल के, और 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की स्टडी करो, ह्यूमन फिगर को प्रैक्टिस करो। ये धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ते जाते हैं। और जो बेसिक है वो बॉल से शुरू करो। ऐसी छोटी छोटी एक्सरसाइज बनाते रहो तो इससे आपको आइडिया भी रहेगा और स्पीड भी बढ़ेगी। तो मैं ये सब एक्सरसाइज तब करता हूँ जब बोर हो रहा होता है या कुछ ऐसी टाइम पास के लिए। फिर मैं ये बना ही रहा था ऐसे ही, तो मैंने सोचा चलो ट्यूटोरियल बना लेते हैं और इसको अपलोड कर देते हैं। अगर आपकी इसमें कोई डाउट है या कुछ आपको समझ नहीं आ रहा, आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या एनिमेशन से रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वो मैं क्लियर कर दूँगा। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से सारे फ्रेम बनने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगी एनिमेशन रोटेशन। ये बिल्कुल साइड पोज है तो इसलिए ये इस तरह से दिख रहा है। ध्यान रखिए ये बस एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज है 2D की। तो जब ये बन जाएगा फिर इनके फ्रेम को रेंडर निकाल लो। जैसे कि 24 पर सेकंड के हिसाब से रखा है तो इसको 24 ही रखो। रेंडरिंग में चेंज मत करना इसका फ्रेम रेट, क्योंकि फिर वो जर्क दिखेगा। फिर इसको हम करेंगे कलर के लिए मैंने फ़ोटोशॉप का यूज़ किया है। तो कलर करने के बाद हर एक फ्रेम में मैंने कलर करने के बाद इसको सेव करा। वो अपने हिसाब से कलर आप चूज़ कर सकते हो जैसे भी आपको दिखाना हो बॉल को, क्योंकि इससे डेप्थ और फील दिखेगी। शेडो एक तरफ डार्क रखो, एक तरफ हल्का, जहाँ से आप लाइटिंग दिखाना चाहते हो। कंपाइल करने के लिए मैंने आफ्टर इफेक्ट का यूज़ किया है। तो जैसे इसमें भी 24 पर सेकंड यूज़ करो, क्योंकि तभी आपकी बॉल कुछ इस तरह से दिखेगी। ये कलर करने के बाद आप इसको एक बार चेक भी कर लो। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ दिखती है तो फिर दोबारा से पाइपलाइन में बैक जाके उसको ठीक करो। और इधर मैंने सॉलिड कलर लिया है बैकग्राउंड के लिए, क्योंकि वाइट है पीछे, तो इसको थोड़ा सा अपीलिंग दिखाने के लिए मैंने बैकग्राउंड को यूज़ किया। आप इसको PNG भी निकाल सकते हो। इधर मैंने JPG निकाला था, तो कोई बात नहीं, आफ्टर इफेक्ट में हम इसको मास्किंग कर सकते हैं बिल्कुल राउंड। तो ये एक फ़ायदा हो जाता है मास्किंग का। जो हमारे थोड़े एजी कर्व हैं वो राउंड हो जाएंगे, इसको मास्क कर सकते हो। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कंपाइल और कलर के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर कोई इशू नहीं है, क्योंकि आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। मेन चीज़ है कि आप बनाना क्या चाह रहे हो और आउटपुट क्या आ रहा है, क्योंकि आउटपुट निकलने के बाद पब्लिक आपसे ये नहीं पूछती कि आपने किस में बनाया है, बस वो ये देखती है कि अच्छा बनाया है नहीं। जो पूछता है किस में बनाया है वो टेक्निकल बंदे होते हैं या हमारे ऐसे ही बंदे होते हैं, ये जानने के लिए कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया है कौन सा नहीं। जो नॉर्मल पब्लिक होती है उनको बस आउटपुट से मतलब होता है। अब जैसे इसमें बैकग्राउंड कलर थोड़ा अपीलिंग ऐसा दिख नहीं रहा, इसको मैं बाद में चेंज करूँगा। पहले मैं इसमें लाइट स्वीप डाल दूँ। लाइट स्वीप होता है इसमें लाइट मतलब एक तरफ से अगर इसको लाइट दे तो उधर रिफ्लेक्शन कैसी आएगी। तो ये थोड़ा 3D लुक देने के लिए यूज़ होता है। बैकग्राउंड कलर मैंने थोड़ा हल्का सा इसको पेल ग्रे सियान यूज़ किया है ताकि ये अपीलिंग दिखे और जो हमारी बॉल है वो थोड़ी अच्छी दिखे, मतलब पॉप दिखे, अलग से दिखे कि हाँ मैंने लाइट स्वीप को मतलब लाइट को भी एनिमेट किया बॉल जब रोटेट हो रही है, क्योंकि
वो आपके ऊपर है कि एनिमेट करना है या नहीं, क्योंकि अगर ऊपर टॉप पे लाइट रही, बॉल अगर घूमती रही तब भी सही है, अगर लाइट रोटेट हुई तो भी ठीक है। वो आपके ऊपर है आप कैसा दिखाना चाहते हो, क्योंकि हमारी एनिमेशन बन चुकी है, ये तो बस हम इसके ऊपर और मॉडिफाई कर रहे हैं, अपने हिसाब से इसको और अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि और इसको अपीलिंग दिखाएं। जैसे कि 12 प्रिंसिपल होता है एनिमेशन में, तो हर एक एनिमेशन में 12 प्रिंसिपल यूज़ करो तो उससे और अपीलिंग दिखती है। अपीलिंग मतलब अपीलिंग भी एक एनिमेशन प्रिंसिपल का रूल है, अपीलिंग जो मैं कह रहा हूँ। उसके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे, 12 प्रिंसिपल क्या होते हैं क्या नहीं। तो ये इस तरह से मैंने इसको एनिमेट किया है। अब मैं इसके नीचे अगर शेडो लगाना चाहूँ तो वो लगेगी नहीं, क्यों? क्योंकि लाइट नीचे से है। तो अब इसको मैंने ऊपर कर दी, क्योंकि ऊपर से अगर लाइट आएगी तो नीचे शेडो बनेगी। तो अब इसके नीचे शेडो बना दो कि मतलब हाँ डेप्थ दिखे नीचे, कि हाँ कोई वॉल्यूम है इसके बेस में। इधर मैंने एक लेयर लेकर मास्किंग करी। शेडो आप अपने हिसाब से बना सकते हो, मतलब अपने हिसाब से, ऐसे नहीं कि कुछ भी बना दी, कहीं भी शेडो बना दी। एक लाइट जहाँ से पड़ रही है और उसके नीचे कितनी शेडो बन सकती है, तो उस हिसाब से आपको लाइटिंग और शेडो की भी एक अलग से स्टडी होती है। वो आपको एक्सपीरियंस के बाद भी पता चलती है, एक्सपीरियंस के साथ साथ ही आती है। तो ये इस तरह से दिख रही है हमारी जो एनिमेशन है। इसके ऊपर मैंने कार्टून इफेक्ट भी डाला है, या आफ्टर इफेक्ट में एक प्लगइन होता है इनबिल्ट, तो इससे आउटलाइन दिख रही है, ये इस तरह से शो होगी। तो जो मेरा फाइनल आउटपुट आया था वो कुछ इस तरह से आया था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट करो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।